इनको डुबकी लगवा दी, तो क्या क्या कहेंगे? ये सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल हनुमान बेनीवाल जी ज़्यादा अच्छे से देंगे। समाज के लोग सौदागर ना बन सके और आपके नाम पर राजनीति ना कर सके, अपने छोटे फायदे के लिए आपको मोहरा बना करके और मतलब आगे पेश ना कर सके। हमेशा वसुंधरा राज्य को, मिर्जा परिवार को, इनको टारगेट करके करते हैं। तो क्या जैसे हमेशा वो आरोप लगाते हैं कि मिर्जा परिवार ने मारवाड़ को ठगा है और कुछ नहीं दिया, तो ये एक मेरा जिम्मा जो मुझे पार्टी ने सौंपा था, बोतल खाली करने का जिम्मा था। मैं तब से आज तक यही काम करने में लगी हूँ। 11 सितंबर को मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी, तब से आपने देख लिया, चाहे मेड़ता हो, चाहे जायल हो, चाहे खींवसर हो, उनके क्लेम हमेशा रहते हैं कि तेजा जी को मैंने पुजवा दिया, लोगों को मैंने जगा दिया। मैं तो जिस तरीके की भाषा का उपयोग वो करते हैं, चाहे हमारे लिए करते हो, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? राजनीति तो करते हैं हम। नहीं, वो बयान मेरा नहीं आया था, वो हरिंदर जी का बयान था कि मैं भतीजे के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। रालोपा जो पार्टी थी उसका कांग्रेस के साथ में साठगांठ थी उसकी, और से उखड़ करके मैं कहूँ वो पूछ पूछ भी लार लार थोड़ी करी यही थी कि आपको दो काम सौंपे हैं। एक काम तो आरएलपी का वोट बैंक पलटना और दूसरा आपको लोकसभा में उतारना था, लेकिन उससे पहले ही आपको विधानसभा में उतार दिया, तो इसका क्या कारण रहा? और मारवाड़ में कांग्रेस की धुरी मिर्जा परिवार रहा है, इस कारण कोई भी बैठता है तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि आपका कारण क्या रहा? मेरे से पहले भी योगी जी जब सब लोगों ने सवाल बहुत बार पूछा गया है, पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी। था चोट खाए हुए बैठे थे, उन लोगों को भी मालूम है कि असलियत क्या थी रालोपा की और हमारे जो नेताजी थे उनकी। आपको खींवसर से चुनाव लड़ाया जाएगा और फिर आपको नागौर से टिकट दे दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ज्योति जी का जो असर है वो जाट वोट बैंक है वो खिसका है। देखिए, इसमें अशोक जी गहलोत, वसुंधरा जी राजे, गजेंद्र सिंह जी शेखावत एक मंच पे थे, हाथ मिला रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, और पिक्चर ऐसी आ रही है कि इन नेताओं को बनती है जीतने, किसी के बनती नहीं है। और राजनीति को दुश्मनी के रूप में लेना ये कुछ ही नेताओं ने शुरू करवाया, जो कि मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। इतना जरूर बता देती हूँ, कहते हैं मृदाओं ने क्या किया, तो इनके पिताजी को एमएलए बनाने वाले मेरे दादा थे, ये मैं आपको आज बता देती हूँ। आप भी कह रहे हैं कि अब तो एक ही बचा है, बाकी सारे सब पर मेरी तो पॉजिटिव राजनीति है। मैं आज भी उन लोगों को चाहती हूँ कि वो आकर के राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े। आज हमारे साथ में है ज्योति जी मिर्दा, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में आज आपसे पहली बार मिलना हो रहा है और खूब सारी बातें पूछेंगे। और राजनीतिक अगर बात करें तो आपके ज्वाइन के बाद में राजस्थान के, पश्चिम राजस्थान में खूब सारा राजनीतिक में चेंजेज हुआ है, और पूरी बातचीत करेंगे। आप भी इस वीडियो को लास्ट तक सुनना और कमेंट जरूर करना। राम राम सा। राम राम सा। आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, बाद में पहली बार बातचीत हो रही है, फिर बाद में इलेक्शन भी होगा और आपने जनता खूब वोट भी दिया, तो आप रो और जो को निर्णय कांग्रेस छोड़ और भारतीय जनता पार्टी में जाऊँ कहीं कारण हो? मेरे से पहले भी योगी जी जब सब लोगों ने सवाल बहुत बार पूछा गया है, पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि हमारी स्थिति बड़ी विकट थी कांग्रेस पार्टी में। हमारी जो खुद की अनदेखी हो रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी, वो आपको पता है, और वो इस चुनाव में पूरी तरह से पब्लिक के सामने भी आ गया कि रालोपा जो पार्टी थी उसका कांग्रेस के साथ में साठगांठ थी उसकी। और उसके चलते हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो हनुमान बेनीवाल जी को अपने एक मोहरे के रूप में जहां जरूरत होती थी वहां पे इस्तेमाल करते थे। कारण उससे ये बने कि नागौर के अंदर कांग्रेस की सरकार होते हुए भी राजस्थान में हम नागौर में अपने लोगों के काम नहीं करवा सकते थे। काम जिनके हो रहे थे वो आप लोगों को भी मालूम है, मतलब आप ओसिया में बैठते हो, पूरे मारवाड़ में घूमते हो, पर ये सभी लोगों को पता था कि परिस्थितियां नागौर में बहुत ही विकट हो गई थी किसी भी कांग्रेसी के लिए जो ईमानदारी से काम करना चाह रहा था। ये प्रश्न तो जरूरी हो जाता है, आपसे हर मीडिया वाला पूछता है, क्योंकि आपका कांग्रेस में बहुत शुरू से जुड़ाव था और मारवाड़ में कांग्रेस की धुरी मिर्जा परिवार रहा है, इस कारण कोई भी बैठता है तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि आपका कारण क्या रहा? हाँ, तो मैंने कारण बताया और बहुत ईमानदारी से बताया, और शायद उसी का नतीजा भी आज आप देखेंगे कि चुनाव परिणाम नागौर में चाहे कुछ भी रहा हो विधानसभा में, लेकिन एक जो ये घालमेल की राजनीति थी कांग्रेस पार्टी की और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, वो लगभग जड़ से उखड़ करके मैं कहूँ वो पूछ पूछ भी लार लार थोड़ी करी यही थी कि
कि वो एक क्या मैंने कि लिक्विड ऑक्सीजन जान को काम हुई को कि लिक्विड जीवन कौन देवे ऑक्सीजन लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आपको 2 काम सौंपे हैं। एक काम तो आरएलपी का वोट बैंक पलटना और दूसरा आपको लोकसभा में उतारना था, लेकिन उससे पहले ही आपको विधानसभा में उतार दिया, तो इसका क्या कारण रहा? नहीं, मेरी जो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, ये बात ठीक है कि शीर्ष नेतृत्व से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको बता दिया था कि साहब कांग्रेस में ये परिस्थितियां हैं और जो हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं उनकी एक फितरत है कि वो जिसका राज होता है उसकी तरफ जाकर के किसी न किसी तरीके से वहाँ रास्ता बना लेते हैं, चाहे चोर दरवाजे से घुसे, चाहे खिड़की से दरवाजे से कहीं से भी आ जाते हैं। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भाई हम नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई चीज़ हो। उनका भी गठबंधन हो चुका था, चोट खाए हुए बैठे थे, उन लोगों को भी मालूम है कि असलियत क्या थी रालोपा की और हमारे जो नेताजी थे उनकी। तो उसके चलते मेरी कोई शर्त नहीं थी, ना लोकसभा, ना विधानसभा, ना कोई और। मैंने तो सिर्फ काम करने की नीयत से कि भाई एक ईमानदारी से काम करने का पार्टी में मौका मिले, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर जब आप रहते हो तो सबसे ज़्यादा लोगों को अगर फ़ायदा कहीं पहुंचाया जा सकता है तो वो अगर ईमानदारी से काम करो तो राजनीति के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन मुझे कम्युनिकेट करा गया कि आप विधानसभा का, हम चाहेंगे कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ो, तो हमने लड़ लिया। लेकिन ऐसी भी अफवाह चली थी आपको खिंवसर से चुनाव लड़ाया जाएगा और फिर आपको नागौर से टिकट दे दिया गया। आपका एक ऐसा बयान भी आया था कि हरेंद्र जी के सामने आपको टिकट चुनाव नहीं लड़ना है। नहीं, वो बयान मेरा नहीं आया था, वो हरेंद्र जी का बयान था कि मैं भतीजे के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये फैसला पार्टी ने किया था कि मेरे को चुनाव कहाँ से लड़ाया जाए या लड़वाया जाए, नहीं लड़वाया जाए, मैंने उन्हीं पर छोड़ा था। और हरेंद्र जी ने ये कहा था कि मैं भतीजे के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये मेरा दायित्व बनता था कि जब मेरी सीट मुझे कम्युनिकेट कर दिया गया था कि नागौर से विधानसभा लड़ाएंगे, तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके बता दिया था, मैंने कहा जी नागौर मेरे लिए फाइनल करिए। लेकिन हरेंद्र जी जब यहाँ पे आए, अब तो सब चीज़ें, क्योंकि तब तो हम आगे कयास लगा रहे थे, अब तो सब चीज़ें चौड़े में आ गई हैं कि हरेंद्र जी जब आए तो वो रालोपा के और कांग्रेस के कंबाइंड कैंडिडेट के रूप में आए। इवन जब वो चुनाव जीत गए तब जो जुलूस, विजय जुलूस निकला, उसके अंदर रालोपा और कांग्रेस दोनों के झंडे साथ में बह रहे थे। लेकिन आपके साथ में सामने जैसे हरेंद्र जी आ गए और अब हरेंद्र जी और आपके चुनाव में हरेंद्र जी जैसे जीत गए, तो ये फिर समीकरण कैसे बैठा? रालोपा के कारण उनकी जीत हुई या फिर? नहीं, देखिए नागौर एक बड़ी टिपिकल तरीके की कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर आप इसका ये जो चुनाव होते हैं यहाँ पे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हरेंद्र जी किसी समाज के, रिश्तेदारी तो एक अलग बात है, पर समाज के सामने समाज का चुनाव हुआ है। तो उसमें जो समीकरण है वो कुछ हद तक कांग्रेस के पक्ष में जाते थे। जनता का जो भी फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि नागौर के अंदर आज भी काम करने का बहुत मौका है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रखी है और पूरी पार्टी सरकार है, कोई ऐसी भी नहीं अधूरी की किसी की जरूरत हो, तो अभी भी ये दे रहा है कि काम आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में लोगों ने ऐसा सोचा कि ज्योति जी मिर्दा पार्टी में आए तो इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी मार्केट में हवा थी। लेकिन जिस हिसाब से आरएलपी की एक भी सीट नहीं आई, तो इसका असर अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ज्योति जी का जो असर है वो जाट वोट बैंक है वो खिसका है। देखिए, मेरा हमेशा से ये रहा है कि स्पेशली हमारे समाज के लोगों में और किसी भी समाज के अंदर मैं तो कहूँ कि अगर हमारा युवा बिगड़ रहा है या गलत रास्ते जा रहा है तो वो मुख्य धारा से अगर जुड़ जाए तो वो ठीक रहता है। नहीं तो क्या होता है कि जब ये कोई छोटी पार्टियां आती है तो ये अपने फायदे के लिए किसी दल को समर्थन दे देती हैं, कहीं पे सौदेबाजी कर लेते हैं, और ये सब हो चुका है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं कोई मतलब फर्जी आरोप लगाऊं या मतलब हवा में किसी पे आरोप लग रहे हैं। इन सब के जीते जागते उदाहरण हमारे सामने हैं और यही बात आकर के मैंने पार्टी में क्लियर करी थी सब लोगों को, मीडिया के माध्यम से। आप जैसे आज आप पधारे हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने मेरे से संपर्क साधा था, और जगह जगह लोगों को ये तो दिख ही रहा है ना कि भाई हमारा जो समाज का युवा है वो गलत दिशा में जा रहा है। तो मेरी आज भी आपके माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई राजनीति के जो मुख्य धारा है उससे आकर के जुड़ो। आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, हम नहीं मना करते उस चीज़ के लिए, लेकिन कम से कम मुख्य धारा के साथ जुड़े रहो ताकि समाज के लोग सौदागर ना बन सके और आपके नाम पर राजनीति ना कर सके, अपने छोटे फायदे के लिए आपको मोहरा बना करके और मतलब आगे पेश ना कर सके। जैसे अगर बात करें
मंच के ऊपर नेता भाषण और तरीके से देते हैं, और जब सामाजिक प्रोग्राम होते हैं या जैसे अब शपथ ग्रहण समारोह को ही ले लो, इसमें अशोक जी गहलोत, वसुंधरा जी राजे, गजेंद्र सिंह जी शेखावत एक मंच पे थे, हाथ मिला रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, और ये मैसेज ऐसा जा रहा पब्लिक में कि अब हम सब एक हैं या इस तरीके से। और मंच के ऊपर जब नेता कोई भाषण बोल देता है तो पब्लिक में बड़ा भारी कटास जाता है कि अरे ये नेता के नहीं बनती है, वो नहीं बनती है, लेकिन पिक्चर ऐसी आ रही है कि इन नेताओं को बनती है जितनी किसी के बनती नहीं है। नहीं, पर क्या होता है कि ये विचारधारा की लड़ाई होती है और इसको कभी दुश्मनी के रूप में लेना भी नहीं चाहिए। ये आप देखेंगे कि पहले ज़माने में भी बड़े नेताओं की अगर आपस में राजनीतिक एक तरीके से कह सकते हैं हमारा कि भाई आप प्रतिस्पर्धा होती थी, लेकिन वो कोई द्वेष की भावना नहीं रखते थे। शादी ब्याह में समारोह कोई होते हैं उनमें भी आना होता है, और जो हमारे कोई भी सरकार नहीं बनती और उसमें मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण लेते हैं तो चाहे प्रधानमंत्री आ रहे हों और वहाँ पर राज्यपाल शपथ दिला रहे होते हैं, वो पार्टी से ऊपर होते हैं, तो उसमें तो हमेशा से ये प्रोटोकॉल ही रहता है कि जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी उसी मंच पर होते हैं, और जो आपके बाकी एमएलएज होते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सब उसके अंदर न्योता दिया हुआ होता है। डोटासरा जी भी वहाँ पर बैठे हुए थे, वसुंधरा जी भी वहाँ पर थी, गहलोत साहब भी वहाँ पर उसी मंच पर बैठे हुए थे। तो ये तो एक स्टैंडर्ड चीज़ है, और राजनीति को दुश्मनी के रूप में लेना ये कुछ ही नेताओं ने शुरू करवाया, जो कि मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नागौर में जैसे हनुमान जी बेनीवाल जो राजनीति करते हैं, ये हमेशा वसुंधरा राज्य को, मिर्दा परिवार को, इनको टारगेट करके करते हैं। तो क्या ये पॉलिटिकली टारगेट है या किस टाइप की राजनीति की? यही मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके की जो राजनीति है उसके लिए हमारे सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होती। जिस तरीके की भाषा का उपयोग वो करते हैं, चाहे हमारे लिए करते हैं, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? राजनीति तो करते हैं हम अपने। अगर दिव्या मदेरना है तो वो भी एक ऐसे परिवार से, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे समाज के लिए, किसान वर्ग के लिए, राजस्थान के लिए बहुत कुछ दिया है, और आज हम अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हैं। पब्लिक जो भी फैसला करे, लेकिन किसी भी नेता को मंच पे खड़े होकर के ये कहने का अधिकार नहीं है, और गाली गलौज करने का तो कतई अधिकार नहीं है। हमने उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, जो चीज़ बोली है उनके बिल्कुल सही चीज़ बताई है। जैसे हमेशा वो आरोप लगाते हैं कि मिर्दा परिवार ने मारवाड़ को ठगा है और कुछ नहीं दिया, तो ये एक पॉलिटिकली बयान है या वोट बैंक साधने का गेम है? ये 2015 के आसपास उन्होंने करना शुरू करा था। उससे पहले तो नाथूराम मिर्दा की जय भी बुलवाया करते थे, अगर आप पीछे पता करेंगे। और मैं ज़्यादा तो नहीं, इतना ज़रूर बता देती हूँ, कहते हैं मिर्दाओं ने क्या किया, तो इनके पिताजी को एमएलए बनाने वाले मेरे दादा थे, ये मैं आपको आज बता देती हूँ। शुरुआत तो वहीं से करी थी उन्होंने राजनीति का, एहसान मानो नहीं मानो। लेकिन उन्होंने, आप कह रहे हो 2015 के आसपास में शुरू किया था, और 2023 में तो आपने भी शुरू कर दिया, आरएलपी से दो प्रधानों को निकाल के आपकी पार्टी में ज्वाइन करवाया है, और अब तो आप भी कह रहे हैं कि अब तो एक ही बचा है, बाकी सारे सब पर मेरी तो पॉजिटिव राजनीति है। मैं आज भी उन लोगों को चाहती हूँ कि वो आकर के राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ें, अपने काम कराएं, क्षेत्र का विकास हो सके। मेरी कोशिश तो यही रहेगी। मेरा जिम्मा जो मुझे पार्टी ने सौंपा था, बोतल खाली करने का जिम्मा था, मैं तब से आज तक यही काम करने में लगी हूँ। 11 सितंबर को मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी, तब से आपने देख लिया, चाहे मेड़ता हो, चाहे जायल हो, चाहे खींवसर हो, मैंने लगातार लोगों को साथ में जोड़ने का प्रयास किया है। मेरी कोशिश आरएलपी को तोड़ने की नहीं है। हम चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं आरएलपी से आकर के वापस से मुख्य धारा में जुड़े, भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, तो उनका स्वागत है। सरकार हमारी है, काम कराएंगे, विकास कार्य करवाएंगे, और एक पॉजिटिव राजनीति का अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। खींवसर और मुंडवा के 2 प्रधानों को आपने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया, और इतनी टक्कर लोग नहीं मान रहे थे खींवसर में कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि एक बार इनको डुबकी लगवा दी, तो क्या कहेंगे? ये सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल हनुमान बेनीवाल जी ज्यादा अच्छे से देंगे, क्योंकि एक बार ये आवाज चल गई थी करते थे विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और हम ये फैसला लेंगे राज्यसभा में किसकी मदद करेंगे, नहीं करेंगे। वो फैसले, वो ज़्यादा जिम्मेदारी अब उनके कंधों पे ही आ गई है। वो जो फैसले उनको अपने लेवल पे लेने पड़ेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो भी जल्दी उनको कोई फैसला लेना पड़ेगा और पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि रालोपा के सर्वाइवल के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचे, और अभी आने वाले समय में भी मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से लोग हैं जो आरएलपी छोड़ करके और बीजेपी को ज्वाइन करेंगे।
अब जैसे आपका राज आ गया भारतीय जनता पार्टी का, क्या नया करने जा रहे हैं नागौर में या पूरे अगर इस इलाके में कि ज्योति मिर्दा अगर ये काम कोई भी है तो आगे रहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो लोकल समस्याओं की होती है, वो तो लोग जो बताते हैं उसके अंदर तो हम प्रयास करेंगे। जो प्रशासन से मदद मिल सकती है तो सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। कल भी मोदी जी का एक प्रोग्राम था, अगर आप लोगों ने देखा हो, जो ये राजस्थान में मैं कहूँगी कि ये इस तरीके का थोड़ा पिछड़ापन है कि योजनाओं का पूरा फ़ायदा उठाने में हम सक्षम नहीं होते। मैंने साउथ वगैरह में पहले बहुत टाइम तक देखा था, और जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनका बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है, सरकार की तरफ से बहुत पैसा आता है। तो पहले तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे लोगों को यहाँ पर मिल सके। और जो भी अटके हुए काम है, क्योंकि अब सरकार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो आप जानते हैं नागौर के अंदर रेलवे ओवरब्रिज के काम अटके हुए हैं। इनको एक बार को थोड़ी सरकार सेटल हो जाती तो इनको भी टेकअप करेंगे। एक अस्पताल का मुद्दा है यहाँ पे, जो मेन हॉस्पिटल मेरे टाइम पर बना था वो थोड़ा शहर से बाहर पड़ता है, तो एक उसका कुछ शहर के अंदर कोई एक उसका एक यूनिट खुल सके, चाहे वो आउटडोर टाइप का बन जाए या सैटेलाइट बन जाए, तो उसको टेकअप करेंगे। और बाकी प्रशासन की पूरी मदद रखेंगे, लोगों के अच्छे से काम हो सके, ये प्रयास रहेगा। आपको क्या लगता है अब भारतीय जनता पार्टी कौन से कदम उठाएगी जिसे अचानक जनता के अंदर लोकसभा चूंकि चुनाव आने वाले हैं और उसमें रुझान बनेगा? क्योंकि पिछले जो विधानसभा के चुनाव था इसमें साइलेंट वोट पड़े थे बीजेपी को, और इस बार लोकसभा में क्या होने वाला है? लोकसभा में तो मेरा ख्याल साइलेंट की भी जरूरत नहीं है। लोकसभा में तो लोग चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं मोदी जी की सरकार रिपीट करवाएंगे। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे 25 सीटें मुझे लगता है वापस से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। और अब तो जब राज कांग्रेस का था तब भी आई थी, तो अब तो राज बीजेपी का है, तो लोगों का एक जो भावना है, वो जो रुझान है, वो मुझे लगता है बीजेपी की तरफ है। जिस हनुमान जी बेनीवाल हमेशा ये बयान देते हैं कि मैंने लोगों को जगा दिया, मैंने लोगों को जगा दिया, और नागौर तो शुरू से ही राजनीति का गढ़ रहा है और ये सब जगह ये हवा चलती है कि नागौर के लोग जगे हुए हैं। तो ये क्या कारण है, नागौर में ऐसी हवा क्यों है कि भाई राजनीतिक रूप से नागौर के लोग मजबूत हैं? मैं तो बता ही रही हूँ, यहाँ तो गुट्टी के अंदर राजनीति पिलाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे देख लो तो भी वो राजनीति के अंदर बिल्कुल आपको परिपक्व मिलेंगे। तो उनका ये कहना है कि भाई लोगों को जगा दिया, तो उनको तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब सन 77 में जब पूरे देश के अंदर एक तरीके की हवा चल रही थी, उसके बाद भी यहाँ से नागौर ने विशेष रुचि लेकर के और नाथूराम जी को जिता करके भेजा था और बीबी से बुलवाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जागरूकता का तो यहाँ पे उन्होंने जगा दिया। उनके क्लेम हमेशा रहते हैं कि तेजा जी को मैंने पुजवा दिया, लोगों को मैंने जगा दिया। मैं तो एक बार बोला भी था किसी ने कि बोले, वो कहते हैं कि इनको ये करा दिया। मैंने कहा भाई ये तो अच्छा हुआ पैदा थोड़े लेट हुए, वरना ये कहते देश को आज़ादी भी मैंने दिलवाई थी। क्या कहेंगे जनता को इस तरीके से मंच के ऊपर जो नेता भाषण देते हैं और पब्लिक उन भाषणों को सुन के फॉलो करती है? जैसे मंच के ऊपर जैसे बेनीवाल जी ने कह दिया कि ये ऐसे है, तो लोग उनको फॉलो कर लेते हैं कि हाँ बेनीवाल जी सही कह रहे हैं। तो पॉलिटिकली क्या होता है और एक्चुअल में राजनीति क्या होती है? एक्चुअल में राजनीति वो बताते ही हैं हमेशा कि मैं ना कांग्रेस के साथ हूँ ना बीजेपी के साथ, जबकि उनको जैसा सूट करता है वो वैसा कदम उठा लेते हैं। और इस बार तो ये पराकाष्ठा है कि कई जगहों पे आप देखेंगे कि बीजेपी और रालोपा के झंडे साथ चल रहे थे, कई जगहों पर कांग्रेस और रालोपा के झंडे साथ चल रहे थे। तो पब्लिक को मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि मोहरा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से एक फैसला लें, अपने जो रुचि राजनीति में जो लोग रखते हैं या जो जागरूक हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि भाई पहचानें कि आप लोगों का भला करने के अंदर या क्षेत्र का भला करने के अंदर कौन जनप्रतिनिधि सक्षम है और उसको आगे बढ़ाएं। समाज के अंदर अलग अलग समाजों में लीडरशिप पैदा होनी चाहिए, ताकि कहीं पर भी पक्ष विपक्ष दोनों तरीके के लोग, पॉजिटिव तरीके के लोग आने चाहिए जो आपका और आपके क्षेत्र का भला कर सके। आप लोकसभा का यहाँ से चुनाव जीते थे, बाबा की पोती ज्योति, बाबा की पोती ज्योति, और उसके बाद में फिर लोकसभा का चुनाव आया और आप हार गए थे। उसके बाद में बहुत कम सक्रिय नजर आए और अब आपके ऐसे बयान आ रहे हैं कि ज्योति मिर्दा का निवास अब नागौर में हो गया है। तो ये क्या है पूरा? भाई अगर लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ की शिकायत थी मुझसे कि साहब आपका घर नहीं है यहाँ पे, मैंने कहा तो अब की बार जब मैं आऊँगी उससे पहले घर खरीद के आऊँगी। और मैंने मेरा वादा पूरा किया था।
कि इस बार जब मैं टिकट लेकर के नागौर आई और थी, ये उससे पहले मैंने विपक्ष आरोप भी लगा रहा था कि इनका तो घर ही नहीं है इधर। तो कहने को नहीं मिलेगा, अब एक की जगह दो हैं, आजू बाजू वाले 2-4 और मिल रहे होंगे तो वो भी ले लूंगी मैं। तो गिड़गिड़ाहट नहीं रहनी चाहिए लोगों के मन में। तो मेरा प्रयास जहाँ पर भी रह करके मैंने काम किया है, ईमानदारी से किया है। और 2014 के अंदर भी यही मोहरा बने थे, निर्दलीय खड़े हुए। इनकी तो जमानत जब्त हुई, लेकिन उस टाइम पर ये अशोक गहलोत जी के साथ में लग करके और कार सेवा करने में निकले थे। तो हम चुनाव हार गए और सीआर साहब चुनाव जीत गए। लेकिन ये उसको कहते हैं, मेरे को हराना जिताना कहते हैं, पर उस चुनाव में इनकी जमानत जब्त हुई थी। ये मैं आज आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाहूँगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ में ज्योति जी मिर्दा जो नागौर के पूर्व सांसद है, और अब लोकसभा चुनाव में आपने सक्रियता शुरू कर दी है। और नागौर में इस बार नागौर के लोकसभा में क्या रहेगा? जैसा पार्टी आदेश करेगी अपन वो करने को तैयार हैं। पार्टी अगर चाहेगी हम चुनाव लड़ें तो हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर चाहेगी कि हम पार्टी को मजबूत करें तो हम पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसी तरह पॉजिटिव राजनीति के लिए जगह बने। नागौर की जो एक पॉलिटिकल साख थी वो वापस नागौर के पास में आए। बीच में आप जानते हैं कि वो जो चौधर थी वो नागौर के पास से चली गई थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग की पावर मैं चाहूँगी कि वापस से वो नागौर के पास रहे। चाहे कोई भी सरकार के अंदर सरकार चाहे किसी भी पक्ष की बन रही हो, लेकिन नागौर की जो अहम भूमिका रहती थी वो वर्चस्व नागौर का मैं चाहूँगी कि वापस राजनीतिक नागौर से चलती थी और वो वापस, बिल्कुल, और वो ऑलरेडी हो चुकी है उस तरीके की चीज़। चुनाव परिणाम और नहीं होना वो सब एक अलग बातें हैं, लेकिन जो हवा यहाँ से उठती है वो पूरे मारवाड़ को और पूरे राजस्थान को इम्पैक्ट करती है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं उनमें हमारे वापस से एक बारी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हम मोदी जी के पक्ष में दे सकें, ये मेरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। और ये हमारे साथ में ज्योति जी मिर्दा बातचीत करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारी ये बातचीत आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, आपको भी राम राम साहब। राम राम साहब।